हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को रिस्पायरेशन टॉपिक का जो सेलुलर रिस्पायरेशन चल रहा था उस टॉपिक से हम लोग मतलब आप लोगों को बताएंगे जो है ग्लाइकोलाइसिस या ईएमपी पाथवे, इम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। तो ईएमपी पाथवे जो उसके बारे में हम बताएंगे किस प्रकार के मतलब जो है रिएक्शन हो रहा है, कितना एटीपी निकल रहा है, कितना एनएडीपी निकल रहा है। तो ये चीजें मतलब जो है आपको हम बताएंगे और उसके बाद मतलब जो है उसमें ये भी चीज बताएंगे कि जो मतलब किस प्रकार से जो है इसमें जो मतलब एनएडीपी जो है कहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब आप ये देख सकते हैं कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक है, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लूकोज का अपघटन, ग्लाइको माने ग्लूकोज, लाइसिस माने टूटना, यानी ग्लूकोज का जो है टूटना, ग्लूकोज का टूटना, यानी जो ग्लूकोज टूट रहे हैं वो किस प्रकार से टूटते हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया कि जैसे आप ये कह सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। ईएमपी शॉर्ट फॉर्म में जो मतलब साइंटिस्ट का नाम है इम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नास पाथवे। ठीक है, यानी इम्बेडेड मेयरहॉफ पार्नास साइंटिस्टों के द्वारा जो मतलब इसकी जो है डिस्कवरी है, इसका अध्ययन किया गया था। आप ये कह सकते हैं इसका जो मतलब खोज किया गया था। तो इसलिए इन्हें जो मतलब क्या कहा जाता है, ईएमपी पाथवे, कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, ये क्या है, कॉमन पाथवे है किस चीज के बीच में, जो मतलब एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में। ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में टोटली 10 स्टेप होते हैं, 10 स्टेप होता है और इस 10 स्टेप के बीच में 10 स्टेपों में से मतलब जो 10 स्टेप में होता है, पहले 5 स्टेप को, 1 से 5 तक के स्टेप को प्रिपरेटिव फेज कहा जाता है और 5 से फिर जो है अगले 5 से लेकर के 10 तक जो है क्या कहा जाता है, पे ऑफ फेज कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मतलब प्रिपरेटिव फेज और पे ऑफ फेज जो मतलब ये प्रोसेस होता है, जिसमें प्रिपरेटिव फेज में क्या होता है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज भी कहा जाता है इसे, यानी यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। 5 फेज तक हमारा एटीपी यूज किया जाता है। तो 5 फेज वाले मतलब इस स्टेप को जो मतलब क्या कहते हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। और उसके बाद अगले 5 फेज की बात की जाए, मतलब 5 स्टेप में से, इनमें 5 स्टेपों में से अगर देखें तो 5 स्टेप में से पहला और तीसरा वाला स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, बाकी और स्टेप इसमें क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, वो जो मतलब एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा जो मतलब पहला और तीसरा है, ये स्टेप जो है इरिवर्सिबल होता है। एक ग्लूकोज से 3 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 2, एक ग्लूकोज से 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनने तक के स्टेज को कहा जाता है प्रिपरेटिव फेज या जो मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। इसमें क्या होता है, मतलब 2 एटीपी का यूज होता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज होते हैं। पे ऑफ फेज में क्या है, एनर्जी जनरेटिव फेज, पे ऑफ फेज को कहा जाता है एनर्जी जनरेटिव फेज। या हम जैसे मतलब जो है कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें पहले ऊर्जा लग रही, फिर ऊर्जा निकल रही। इसमें भी 5 स्टेप होता है, इसमें 10th स्टेप, लास्ट वाला 10वां स्टेप जो 5 से लेकर के 10 तक होता है, तो 5 से मतलब लास्ट 10वां स्टेप जो होता है उसे जो मतलब क्या कहा जाता है, वो 10वां स्टेप इरिवर्सिबल होता है। और इसमें क्या होता है, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है, यहाँ पे 4 एटीपी और 2 NADH2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए जो आप मतलब उसमें पढ़े थे फोटोसिंथेसिस में, उसमें NADPH2 था, यहाँ पे NADH2। ठीक है, तो NADH2 हो रहा।
अब यहाँ पे अगर अलग अलग हम फेज की बात करें तो फेज में मतलब जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार के मतलब जो है फेज अलग अलग है। जैसे प्रिपरेटिव फेज, इधर हमने दिखा दिया प्रिपरेटिव फेज, इधर पे आप फेज, ठीक है, दोनों फेजों को हमने दिखाया। तो प्रिपरेटिव फेज में जो है मतलब क्या है और पे आप फेज में क्या है, तो इस प्रकार से जैसे पे आप फेज और प्रिपरेटिव फेज की बात करें तो प्रिपरेटिव में हम देख रहे हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक, ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है मतलब फास्फेट मॉलिक्यूल यूज करके, ठीक है, जो मतलब जो है साइटोप्लाज्म में ये हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये प्रोसेस, वहां पर एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज करके एडीपी का फॉर्मेशन करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज के 6वें कार्बन से एक फास्फेट जुड़ता है और ये फास्फेट जुड़ करके ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फास्फेट मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो फास्फेट मॉलिक्यूल यूज होने के कारण इसे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहा जाता। इसके बाद यदि आप ये चीज कहें कि जो मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट से, ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से जो है हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमर की बात यहाँ पर की जा रही है, आइसोमरेज एंजाइम, और आइसोमरेज का मतलब आइसोमर माने समावयवता, यानी जितना जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जो मतलब इसमें है उतना ही जो है फ्रक्टोज में भी तो है। इस प्रकार से हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों स्टेप ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस है। या आप ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मतलब जो है आप कह सकते हैं मतलब जो है एक प्रकार का कि 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल सकता है या फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तित हो सकता है। और हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम यानी आइसोमरेज नामक एंजाइम यूज होता है जिससे एक दूसरे के आइसोमर में कन्वर्ट करता रहता है। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से हम देखेंगे कि फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का फॉर्मेशन होगा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट यानी अभी तक केवल 6वें नंबर कार्बन पर एक फास्फेट जुड़ा था, अब जो है पहले नंबर पे जुड़ा है, इसका मतलब एक एटीपी मॉलिक्यूल और खर्च होगा, ठीक है, एक एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में बदलेगा और एक फास्फेट मॉलिक्यूल फ्री करेगा और उस फास्फेट मॉलिक्यूल से फ्रक्टोज 6 फास्फेट जुड़ करके फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें जो मतलब एंजाइम जो यूज होगा फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम। किस एंजाइम के प्रेजेंट में? फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम। जहां एटीपी यूज हो रहा है वहां काइनेज एंजाइम का जो है यूज हो रहा है, काइनेज एंजाइम वहां पर यूज होगा। तो इस प्रकार से फास्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में फॉर्मेट होता है। तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर जो मतलब फास्फेट एंजाइम। अब आपका आता है एल्डोलेज एंजाइम जो लाइस प्रकार का एक एंजाइम है, लाइस कैटेगरी का, यानी जो मतलब लाइस का मतलब विखंडन करने वाला एंजाइम होता है। तो ये जो है मतलब क्या करता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है, 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन करता है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में जो है ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति, ठीक है, ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में डिहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट होता है। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल चला, ठीक है, और दो जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का फॉर्मेशन किया और 2 एटीपी यूज किया, 2 एटीपी यूज, ठीक है।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2 एटीपी यहाँ पर यूज हो गया। ठीक, अब देखेंगे पे ऑफ फेज में सबके दो मॉलिक्यूल चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का चल रहा है और फिर तो मतलब बना रहा है 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। 1,3-bis फास्फो एसिड का यहीं पर 1,3-bis फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी बनता है। फिर जो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद जो ग्लिसरिक एसिड बनता है, फिलहाल उससे कोई विशेष मतलब नहीं है कि यहाँ पर जो मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, यानी यहाँ पे 1,3 2 पे जो फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, इसका मतलब 2 फास्फेट यहाँ यूज होगा, लेकिन यहाँ एटीपी यूज नहीं होता। यहाँ पर साइटोसॉल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक फास्फेट H3PO4 का यूज होता है। इनऑर्गेनिक फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है, इसीलिए जो मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड से यूज किया जाएगा और एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो निकलेगा उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए NAD+ होते हैं और NAD+ जो मतलब 2 मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो दोनों मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके 2 जो है NAD+ भी लगेगा, तो 2 NAD+ रहेगा तो 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा और जो है मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट 2 जुड़ेंगे। इस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए कि कितना जो मतलब एडीपी हमको NADP मिला, NADH2 का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिल गए। अब इसके बाद क्या है कि 1,3-bis फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट या 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो मतलब जब ये एक फास्फेट मॉलिक्यूल दोनों से एक फास्फेट मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो वो फास्फेट मॉलिक्यूल को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए एडीपी होता है। 2 एडीपी जो है मतलब क्या करेगा, फास्फेट मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करके 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। और एंजाइम प्रेजेंट होगा फास्फेट ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, क्योंकि यहाँ पर एटीपी यूज हो रहा है इसलिए काइनेज एंजाइम, तो फास्फेट ग्लिसरेट काइनेज एंजाइम बन रहा है, जो बना रहा है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है, उसके 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल में से जैसे मतलब जो है यहाँ पर एक एंजाइम लगेगा म्यूटेज, जो आइसोमर कैटेगरी का ही है। म्यूटेज एंजाइम से फास्फेट मॉलिक्यूल को जो है तीसरे नंबर कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पे ला करके कर देगा और ये बन जाएगा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में से क्या होगा कि फिर एनोलेज एंजाइम आएगा। एनोलेज एंजाइम क्या करेगा, ये जो है इसे फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में परिवर्तित कर देगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर लगेगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम, ठीक है, सबके 2 मॉलिक्यूल बने हुए हैं। पायरुवेट काइनेज एंजाइम जब लगेगा तो यहाँ से जो मतलब फास्फेट मॉलिक्यूल को अलग करेगा और फास्फेट मॉलिक्यूल को अलग करने से 2 एडीपी जो है 2 एटीपी का फॉर्मेशन, मतलब 2 मॉलिक्यूल है 2 फास्फेट निकलेगा, इसलिए 2 एडीपी लगेगा। 2 एडीपी जो है फास्फेट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके 2 एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और इधर जो है पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो है 2 पायरुविक एसिड के कारण, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बन गया, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन गया और इसमें निकला कितना, प्लस जो है 4 एटीपी, ठीक है, 4 एटीपी निकला। और इस 4 एटीपी में आप ये देखेंगे कि 4 एटीपी में हमारा जो मतलब जो होता है, इसमें जैसे कि मतलब जो है जो NADP होता है, ये जो बना हुआ कहाँ पे,
साइटोसॉल में बना हुआ है और साइटोसॉल में जो NADP बनता है, इस NADP का जो मतलब आप ये देखेंगे कि मतलब जो है एक प्रकार से इसका माइलेट एस्पर्टेट और एक जो होता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट, माइलेट एस्पर्टेट, माइलेट एस्पर्टेट और दूसरा होता है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। ये दो प्रकार के सटल सिस्टम होते हैं। क्या है ये? सटल सिस्टम। क्या है? दो प्रकार के सटल सिस्टम है और ये सटल सिस्टम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वर्क करते हैं। तो इसी सटल सिस्टम में जा करके जो है जो NADH2 होता है ये इसके अंदर जा करके ATP देता है। ठीक है। अब इसमें जैसे मतलब ये होता है कि अगर माइलेट सटल सिस्टम में जाता है तो 2 NADP से 2 NADP ही NADH2 NADH2 बनता है, 2 से 2 ही बने। ठीक है। लेकिन अगर ग्लिसरेट 3 फास्फेट वाले जो हम सटल सिस्टम में जाएगा तो 2 NADH2 से 2 FADH2 का फॉर्मेशन होगा। यानी इस प्रकार से एक NADH2 से 3 ATP निकलता है तो 2 NADP से क्या निकल जाएगा? 3 गुणे 2 यानी बराबर 6 ATP। ठीक है। ये जब मतलब जो है ये कहाँ जाएगा? ये माइलेट मतलब जो है एस्पर्टेट वाला जो है ये कहाँ जाएगा? ये अगर मतलब सटल सिस्टम में जाएगा, सटल सिस्टम में 6 ATP निकालेगा अगर NADH2। अगर माइलेट सटल सिस्टम में जाएगा माइलेट एस्पर्टेट वाले में तो 6 ATP बनाएगा। और ये जो है ग्लिसरॉल 3 फास्फेट वाले में जा रहा है तो ये केवल 4 ATP बनाएगा, 4 ATP। ठीक है। तो ये चीज मान लीजिए मतलब जो है इस प्रकार से अलग है। यदि हम देखेंगे 2 यूज हो रहा है, 2 ATP यूज हो रहा है और शुद्ध रूप से हमें कितना मिल रहा है? 4 ATP मिल रहा है। तो अगर 4 ATP में से हमने 2 हटा दिया मतलब जो है इसमें से आप कर दीजिए जैसे 4 ATP माइनस 2 ATP क्योंकि 2 यूज हो रहा है, 4 ATP माइनस 2 ATP ये यूज हो रहा है 2, तो हमारा बचा कितना? 2 ATP। तो ये ATP की बात की जाएगी, पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि नेट गेन ATP, नेट गेन ATP, तो ATP का नंबर 2 होगा। ठीक है। और अगर गेन ATP की बात की जाएगी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ATP गेन ATP from glycolysis, from glycolysis। तो आप कह सकते हैं कि माइलेट सटल सिस्टम से हुआ है तो 8 ATP हो जाएगा। ठीक है। 2 ये वाला और 6 ये वाला माइलेट वाला, तो 6 2 8 ATP। ये जो है मतलब ग्लिसरॉल 3 फास्फेट वाले से है तो 6 ATP आपके होंगे, तो 6 ATP होगा। इसी कारण से जो मतलब जो सटल सिस्टम परसेंट होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में परसेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल में आप देखते हैं कहीं कहीं जो मतलब आपको 36 ATP दिया जाता है, कहीं 38 ATP दिया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कुल मिलाकर के 38 ATP प्रोकैरियोट होता है। यूकैरियोट में 38 या 36 ATP बनता है। तो वो यही सटल सिस्टम के कारण, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मतलब जो ADP होता है, बाकी NADP FAD जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। और ये जो है मतलब यहाँ पे जो NAD बन रहा है ये साइटोप्लाज्म में बन रहा है। तो साइटोप्लाज्म में इसका जो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ETS में, ये तो साइटोप्लाज्म में ETS है नहीं, ETS कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में ये नहीं जाएगा
तब तक एटीपी नहीं देगा। तो इसलिए वहां पर जाने पर दो प्रकार के शटल सिस्टम होते हैं, माइलेट एस्पार्टेट होता है। अगर माइलेट एस्पार्टेट में जाएगा तो 6 एटीपी देगा। यदि जो है मतलब वो ग्लिसरॉल जो है 3 फास्फेट में जा रहा है तो उसमें 4 एटीपी बनाएगा, यानी 4 या 6 एटीपी वो वाला, और 4 जो हमारा बना हुआ है। अगर 4 वाला बना हुआ माइलेट वाले में जा रहा है तो 6 एटीपी मिल रहा है, यानी टोटल 10 बन रहे हैं, 2 खर्च हो जा रहे हैं, 8 का फायदा हो रहा है। और दूसरी बात अगर ये है कि अगर वो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट वाले में जा रहा है तो ग्लिसरॉल 3 फास्फेट में जाने पर वो 4 एटीपी देगा, 2 एनएडीपी से 4 एटीपी ही बनेगा, क्योंकि 2 एनएडीपी वहां अंदर जाकर के 2 एफएडी में बदल जाएगा, और एफएडी में बदलने पर वो 4 एटीपी देगा, और 4 एटीपी वो 4 हमारा जो बना था सीधे रूप से एटीपी, कुल मिलाकर के 8 एटीपी, 2 एटीपी खर्च होते हैं तो 6 एटीपी बनेगा। अगर नेट गेन एटीपी पूछा जाएगा ग्लाइकोलाइसिस से तो 2 एटीपी बताया जाएगा, क्योंकि 4 ही एटीपी का शुद्ध रूप से फॉर्मेशन हुआ है, और जो है 2 खर्च हो रहे हैं उसमें से, तो हमें फायदा कितने का हो रहा है, शुद्ध 2 एटीपी का, बाकी 2 एनएडीपी है, 2 एनएडीएच2 है। एनएडीएच2 बाद में निकलता है जब वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। तो ये इतना प्रोसेस है, मतलब जो है इसमें एटीपी और एनएडीपी का निकलने का प्रोसेस और ग्लाइकोलाइसिस के ये प्रोसेस है। आपको ध्यान क्या रखना है, किस किस पॉइंट पर जो मतलब जो एटीपी निकल रहा है, कहाँ एनएडीएच2 निकल रहा है, तो ये चीजें, और जो मतलब बहुत अधिकतम डीपली उस प्रकार से नहीं पूछा जा सकता क्वेश्चन। यहाँ से जो भी टीजीटी पीजीटी में पूछता है अधिकतम पूछता है नेट गेन एटीपी कितना होता, तो 2 एटीपी आप अपने दिमाग में रखिएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो कई बार आप देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता 2 एटीपी नेट गेन वाले में रखिए। यदि गेन एटीपी की बात करें तो 8 एटीपी या 6 एटीपी इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो ये चीजें जो मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस आज यहाँ तक था, ठीक है। आगे नेक्स्ट पे हम जो मतलब क्रेब साइकिल वाला प्रोसेस आपको बताएंगे, और उसके बाद फिर जो मतलब और इंस्पायरेशन में और कुछ जो पॉइंट होगा वो आपको बताया जाएगा। आप विधिवत मेहनत से रेगुलर पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ जो है मतलब आप मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इस प्रकार से जो मतलब रेगुलर अगर आप बने रहेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। इसी बात के साथ जो आज का क्लास हम यहीं तक लेके चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।